हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय है। अध्याय का नाम भी है वैद्युत धारा और टॉपिक का नाम भी वैद्युत धारा है। तो वैद्युत धारा कहते किसे हैं, आज पहले इसको जानेंगे, इसकी दिशा क्या होती है ना। इस वीडियो में मतलब वैद्युत धारा के सारे डिटेल्स जानने हैं। तो वैद्युत धारा कहते किसे हैं, इस पे चर्चा करते हैं। आवेश आपने पढ़ लिया है, आवेश में कोई समस्या तो है नहीं। आवेश जब तक स्थिर है तब तक वो आवेश है, तब तक नाम आवेश है। और जैसे ही आवेश को एक मतलब प्रवाहित कर दिया जाए, आवेश का प्रवाह क्या बन जाता है, धारा बनता है। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। बात समझ में आई ना। मतलब आवेश स्थिर तो नाम आवेश है। यही आवेश अगर गतिशील कर दिया जाए तो गतिशील आवेश का नाम क्या होता है, वैद्युत धारा। गतिशील आवेश का ही नाम क्या रखते हैं, वैद्युत, मतलब नाम बदल जाता है। जब तक आप बैठे तब तक आप क्या है, बालक है। क्या जब आप चलने लगेंगे तब भी बालक रह कहलाएंगे, नहीं तब दूसरा, तब भी बालक कहलाओगे। जब तक आवेश स्थिर है तब तक वो आवेश है। जब तक वो आवेश गतिशील कर दिया जाए, जब जैसे ही आवेश गतिशील करने के बाद क्या बनता है, वैद्युत धारा बनता है। आप जब तक स्थिर थे तब तक भी बालक थे, जब आपने चलना प्रारंभ किया तब भी बालक है। लेकिन अब वो बालक कैसा है, चलता हुआ बालक है। अब बालक यही कैसा बालक बन गया, अभी तक वो स्थिर बालक था, अब कैसा है। ऐसे ही जब आवेश स्थिर था तो आवेश था, आवेश का मतलब गतिमान होना वैद्युत धारा कहलाता है। तो परिभाषा भी इसकी यही है, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर ना। ऐसे आपको अगर लिखना पूरा लिख देंगे, एकांक समय में आवेश प्रवाह की मात्रा को क्या कहते हैं भैया, वैद्युत धारा कहते हैं। केवल हमने नाम मात्र का लिखा, बाकी आपको इतनी छोटी सी परिभाषा ऐसे भी याद होनी चाहिए ना। एकांक समय में आवेश प्रवाह की मात्रा को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर फार्मूला हो जाएगा, मतलब धारा बराबर Q अपॉन T। आवेश का प्रवाह और किसके साथ, समय तो चलता ही रहता है, तो आवेश बटे कितना समय, धारा बराबर आवेश बटे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 10 कूलाम का आवेश 2 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो कितनी धारा बहती है। 10 कूलाम का आवेश 2 सेकंड के लिए अगर किसी जगह किसी चालक में प्रवाहित हो रहा है तो धारा कितनी बह रही है। इसका मतलब आप 10 बटे कितना कर देंगे, 5। लेकिन 5 क्या, इसका मतलब आपको मात्रक की जरूरत पड़ेगी ना। इसका मात्रक अगर बनाएं तो मात्रक इसका क्या बनेगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड, कूलाम प्रति, या करके इसको लिख सकते हैं एम्पियर। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर एक व्यक्ति का नाम है ना। एम्पियर ने वैद्युत धारा पर काम किया था, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में इसका मात्रक क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया। बात समझ में आई ना। अब बताइए 10 कूलाम का आवेश अगर 2 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है तो कितनी धारा बहेगी, 5 एम्पियर की धारा बहेगी। बात समझ में आई ना। ऐसे ही अगर मैं आपको सवाल दूं कि 15 कूलाम का आवेश है और उसको 3 सेकंड प्रवाहित हुआ, तो 15 कूलाम का आवेश अगर 3 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रहा है तो धारा की मात्रा, धारा का मान क्या होगा, तो 15 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। मैं संख्या को सरल इसलिए रख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा डिवाइड आसानी से आए ना। बाकी आप जो भी रखेंगे बस भाग दीजिएगा। आवेश को समय से भाग देना मतलब क्या निकल आएगा, धारा का मान निकल आएगा। बात समझ में आई ना। ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। मात्रक के बाद अगर इसकी विमा लिखी जाए तो कूलाम की विमा कितनी होती है, AT, और समय की विमा कितनी होती है, T। दोनों आपस में कट जाएंगे, T से T कटा, क्या बचा, ये इसकी विमा हो गई। बात समझ में आई ना। अब इसके दिशा पर चर्चा करिए कि दिशा इसकी कैसी होगी। तो दिशा निर्भर करती है आवेश पर। अगर मैं वैद्युत धारा की दिशा लिखूं, वैद्युत धारा की दिशा
आवेश और उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे अगर हमने आवेश एक चालक तार लिया, एक चालक है, इस चालक पे हमने प्लस क्यू आवेश रखा। कैसे आवेश को? और ये प्लस क्यू आवेश गतिशील है। क्या है? गति की दिशा हमने इधर की है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई आवेश प्लस है और वो गतिशील है तो धारा की दिशा क्या होगी? पहला प्रश्न। दूसरा, अगर चालक में आवेश गतिशील है और ऋणात्मक है, मतलब माइनस क्यू है और क्या है? गतिशील है, तो धारा की दिशा क्या हो सकती है? और तीसरा, अगर चालक में आवेश स्थिर है, आवेश क्या है भैया? स्थिर है, लिख दें, केवल स्थिर लिख दें, तो धारा की दिशा क्या होगी? तो तीन कारक हुए, तो धारा का मान तो अलग है। धारा की दिशा कितने बातों पर निर्भर है? तीन। आवेश प्लस है या माइनस है, पहला, और दूसरा गतिशील है या स्थिर है। समझ में आई बात? अगर आवेश प्लस है और गतिशील है, धारा की दिशा भी सेम उसका अपोजिट, सॉरी सेम डायरेक्शन में होगा। जिस तरफ आवेश है प्लस है उसी तरफ धारा भी बहेगी ना। अगर आवेश ऋणात्मक है और गतिशील है तो धारा की दिशा बदल जाएगी, मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया ना? और अगर आवेश स्थिर है तो धारा बहेगी ही नहीं। आई का मान क्या होगा? 0 होगा। ये ऊपर वाले चिन्ह को आई का नाम देते हैं। समझ में आया? फिर समझाएं। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को या आवेश प्रवाह की मात्रा को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसका प्रदर्शन आई से करते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी। मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। विमा ए हुआ ना। इसकी दिशा की बात करें तो यदि आवेश धनात्मक व गतिशील है तो धारा की दिशा उसी दिशा में होगी जिस तरफ आवेश बह रहा है ना। अगर मतलब आवेश ऋणात्मक एवं गतिशील है तो धारा की दिशा उसके विपरीत बहेगी। बात समझ में आई ना? और तीसरा, अगर आवेश स्थिर है तो धारा की दिशा होगी ही नहीं, मतलब धारा का मान क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई ना? ये इतने कॉन्सेप्ट से ये वैद्युत धारा क्लियर हुआ। ठीक, इसके बाद की हेडिंग इसके जस्ट बाद, यही हेडिंग है धात्विक चालकों में वैद्युत आवेशों का प्रवाह। तो कोई भी अगर चालक है धातु का ना, तो धातु के चालकों में आवेश का जो प्रवाह होता है वो डिपेंड करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। किस पर निर्भर होता है? कोई भी धातु का चालक है, कोई धात्विक चालक है, तो इसकी ऐसे परिभाषा भी आपको लिखनी जो बता रहे हैं कि धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर होता है। किस पर? मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर होता है। जिसमें जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आवेश का प्रवाह उतनी ही अच्छी होगी। बात समझ में आई ना? जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा आवेश प्रवाह की दर। जितना ज्यादा आपके मतलब पाइप में पानी बहेगा उतना ज्यादा अच्छा फ्लो होगा, प्रवाह दर उतना ही तो अच्छा माना जाएगा। अब बड़ा सा पाइप लेके आप उसमें थोड़ा सा पानी 1 हार्स पावर वाला मोटर से डालिए तो प्रवाह अच्छा होगा या नहीं? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही धातु अगर है, धातु का चालक, तो धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह तभी अच्छा होगा जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अच्छे मात्रा में भरे हों। बात समझ में आई ना? इसका मतलब यही, इसकी सिंपल सी परिभाषा भी है कि धात्विक चालकों में आवेशों का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, जिसमें इनकी संख्या जितनी अधिक होगी उसमें आवेश का प्रवाह उतना ही ज्यादा होगा ना। लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर, यही इसमें प्रवाह की मात्रा होती है। एक धातु के चालक में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर का स्थान इलेक्ट्रॉन घेरते हैं। ये इसकी इतनी ही डिटेल्स है। अब मैं पूरा डिटेल्स फिर से बोलता हूं, आप लोग अपने मन से लिखेंगे। तो लिखना यही है कि धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। जिनमें इनकी संख्या अधिक होती है उसमें आवेश का प्रवाह बहुत अच्छा होता है ना। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन लगभग 10⁻29 प्रति घन मीटर का स्थान घेरते हैं। किनके अंदर? धात्विक चालकों के अंदर। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 10⁻29 प्रति घन मीटर का स्थान घेरते हैं। यही आप इतना लिख देंगे, इसका टॉपिक क्लियर है। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, जो बोल रहा हूं वही आप सुन के लिख सकते हैं। ठीक, जिसमें अगली हेडिंग है वैद्युत धारा के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, शांतिकाल और अनुगमन अथवा अपवाह वेग। इसमें 3 हेडिंग है, तीनों पर चर्चा करेंगे। तीनों एक ही नियम पर आधारित है, इसलिए तीनों को एक नहीं समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं माध्य मुक्त पथ।
माध्य मुक्त पथ। आप सभी को पता है पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है। और आप कल के नियम में जाने थे कि धातुओं में भारी संख्या में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ना। अगर किसी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अब उसके बारे में घटना देखिएगा कि अगर दो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलकर आपस में टकराएं, उनके द्वारा चला गया डिस्टेंस जो होगा वही होता है क्या, माध्य मुक्त पथ। मतलब कहें तो दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में टक्कर, तो टक्कर तो अभी क्यों हमने टक्कर करवाया, जो दो इलेक्ट्रॉन टकराए हैं कितनी दूर से जाके टकराए हैं, वही जो दूरी है वही दूरी का नाम क्या है, माध्य मुक्त, मतलब उनके रास्ते का नाम। बात समझ में आई ना। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आपस में टक्कर के पश्चात जो पथ होगा उसी पथ का नाम क्या है, माध्य मुक्त। अब अगला शब्द है श्रांतिकाल। क्या शब्द है, श्रांतिकाल। काल का मतलब समय, काल का अर्थ क्या होगा, समय। तो इनके द्वारा टक्कर के पश्चात जो समय लगता है ना, जैसे एक बाइक आपके यहां से निकले, एक बाइक जौनपुर से, बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, और आप जाके यहां से यहां भिड़ जाए या यहां से यहां भिड़ जाए, जो भिड़ने में रास्ता आपने तय किया उस रास्ते का नाम क्या है, माध्य मुक्त पथ है। और जो आपने समय लिया उस समय का नाम क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉनों के लिए यही लागू कर दीजिए। बात समझ में आई ना। यही सेम नियम किसके लिए लागू कर देना है, इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो इलेक्ट्रॉनों का आपस में टक्कर के पश्चात जो समय लगता है उस समय का नाम क्या है, श्रांतिकाल है। और जो रास्ता उसने तय किया वो माध्य मुक्त पथ है। बात समझ में आई ना। श्रांतिकाल का प्रदर्शन करते हैं टाउ से। श्रांतिकाल का प्रदर्शन किससे किया जाएगा। अब अगला शब्द है अनुगमन अथवा। ये बताइए टकराकर अगर कोई टकरा जाए, मतलब अगर कोई दो एक्सीडेंटल आप केस देखें तो क्या वो उसी वेग से दोबारा उठेगा, नहीं ना। उसको या तो कोई उठाएगा या तो कोई इसको चलाएगा ना। मतलब वही चीज है। अब तो टक्कर हो गया है, टक्कर में समय लग गया है ना। अब क्या करना है, उसको चलाना है फिर से। क्या वो अपने आप से वही स्पीड से चल पाएगा, नहीं। तो इसके लिए कौन सा वेग काम करेगा, अनुगमन अथवा। मतलब वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जो इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान कर सके। जितना था उतना तो नहीं कर पाएगा। अगर आपका एक्सीडेंट कभी हुआ तो क्या आप उसी स्पीड से फिर चल पाएंगे तुरंत। इसका मतलब डॉक्टर ही आपको न्यूनतम वेग दे सकता है, फिर से आप चलने लायक बने, प्लास्टर लगा देगा ना, छड़ी पकड़ा देगा, फिर आप चलिए धीरे धीरे। तो यही है अनुगमन अथवा अपवाह वेग भी ना। ये एक न्यूनतम वेग है जो इलेक्ट्रॉन को फिर से गतिमान कर देता है, लेकिन उसी वेग से नहीं जिस वेग से वो पहले था। उस वेग से होगा फिर एक्सीडेंट होगा। तो ये तीन शब्द समझ में आए। पहला है माध्य मुक्त पथ, दूसरा है श्रांतिकाल, तीसरा है अनुगमन अथवा अपवाह वेग। बात समझ, फिर से समझिए। ये एक रास्ता है। कौन सा रास्ता, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो उनके द्वारा जितना उसने कवर किया डिस्टेंस को, वही रास्ते का नाम क्या है, माध्य मुक्त पथ है। जो समय लिया उसने उस समय का नाम क्या है, और फिर से चलने में जो वेग लगा उस वेग का नाम क्या है, अनुगमन अथवा अपवाह वेग। कौन सा वेग है, न्यूनतम वेग है, अधिकतम वेग है। तो ये हमेशा इसका नाम होगा न्यूनतम वेग। अनुगमन अथवा अपवाह वेग कैसा वेग है, न्यूनतम वेग है। तीनों के अर्थ समझ में आए। यही इन सबकी परिभाषा के हिसाब से आप अगर चाहें तो सेट कर सकते हैं। इसका प्रदर्शन करते हैं VD से। किससे करेंगे, VD से। बात समझ में आई। तो बस